नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस खास बुलेटिन में हम आपको देश भर की स्थिति दिखाएंगे कि आखिर कोरोना का आंकड़ा देश भर में क्या है और साथ ही साथ बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। दूसरी लहर में भारत में पहली बार 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है। मौत की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए केस सामने आए हैं। 3,523 संक्रमितों की जान गई है। कुल मौतों की संख्या 2,11,853 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 32,68,710 है और 1,56,84,000 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना के देश भर में सामने आ चुके हैं। तो 24 घंटे में 4 लाख का आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महामारी में 3,523 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना का कहर बरकरार है और आज जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, यह सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार ही सिर्फ प्रयास ना करे, जनता की जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। बाहर निकलने से डरें, जरूरत ना हो तो घर से रहकर ही काम करें। अगर वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं तो घर से ही काम करें। बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि अस्पतालों के बाहर जो मंजर देखा जा रहा है वो डराता है, रुलाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि सिस्टम क्या कर रहा था। इतने दिनों से सिस्टम ने क्या तैयारी की? बीता 1 साल मिला सिस्टम को, क्या वो तैयारी नहीं कर पाया? कोरोना पहली बार दस्तक नहीं दे रहा था। जब दहलीज पर आकर खड़ा हो गया और सरकारों से पूछता है कि क्या तैयारी की, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। प्रशासन, सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। 4 लाख का आंकड़ा सवालिया निशान खड़े करता है प्रशासन पर, सवालिया निशान खड़े करता है भारत की आम जनता पर। जब पहली लहर में सचेत कर दिया था तो दूसरी लहर में आंकड़ा यहां तक कैसे पहुंच गया? पहली लहर में हम विश्व विजेता बन रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली की तस्वीर भी बिगड़ती जा रही है। गुलशन सैफी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गुलशन, कहीं से भी उम्मीद नहीं जाग रही है कि कुछ तो अच्छा हो दिल्ली में। 24,000, 26,000, 25,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। क्या आम, क्या खास? दिल्ली में हर कोई कोरोना की चपेट में है। अस्पतालों के बाहर वो मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर रूह कांप जाती है कि पिछले 1 साल से प्रशासन कर क्या रहा था? आम जनता के लिए इतनी तैयारियां नहीं कर पाया, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं आप रख पाए। जी, आपने कई अहम मुद्दों पर बात की और मामला इस समय गंभीर है कि मैं बताना ये चाहूंगा फिलहाल कि आपको हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो दर्दनाक तस्वीरें देखकर हमारे लिए भी रिपोर्टिंग करना इतना मुश्किल हो रहा है। ये बड़ा भावुक पल है कि कोई पत्रकार इस तरह के माहौल में रिपोर्टिंग कर रहा है। और जो दिल्ली की तस्वीर है, चाहे वो अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो या छोटे कोविड सेंटर हो, बड़े कोविड सेंटर हो, सभी जगह आलम यह है कि आज हर कोई एक दूसरे की ओर उम्मीद की नजर से देख रहा है, लेकिन उसे मदद नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान है, दवाइयों के लिए लोग परेशान है और दिल्ली में बीते 24 घंटों में 27,000 से ज्यादा मामले आना और 375 लोगों की मौत होना, ये अपने आप में बताता है कि दिल्ली एक विस्फोटक स्थिति पर है। रही प्रशासन की बात, बीते 1 साल से अगर प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो आज जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि जो प्रशासन को ये साबित कर सके कि बीते 1 साल से प्रशासन इस तरह की तैयारियों की कवायद में था। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब तस्वीर इतनी भयानक हो गई है, तब आनंद फानंद में कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो कोविड सेंटर भी कछुए की चाल से चल रहे हैं। जो अल्टीमेटम टाइम होता है उसको तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और मैं जैसे अगर उदाहरण देना चाहूँ पटेल कोविड सेंटर का, जहाँ 500 बेड का शुरू किया गया था, तो 500 बेड शुरू करते ही 2 से 3 दिन में वो भी फुल हो गए हैं। ऐसे में हम कितने और बेड बनाएंगे और किस तरह दिल्ली की स्थिति को संभाल पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है प्रशासन की ओर से। लगातार दिन भर हमारे भी फोन बजते हैं, सोशल साइट पर मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। लोग अपने जो नजदीकी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्तों को लगातार खो रहे हैं। अब तो डर लगने लगा है कि आने वाला कोई मैसेज किसी न किसी की मौत का संदेश लेकर आता है। बिल्कुल, मौत का संदेश लेकर आता है। हर किसी के दरवाजे पर आज कोरोना दस्तक दे रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक बस ये गूंज नहीं पहुंच रही है। अब जब दिल्ली सरकार को दिल्ली कोर्ट से फटकार लगती है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, तब जाकर समझ आता है कि अच्छा, कोरोना की ये दूसरी लहर है, हमें काम मुस्तैदी से करना है। वैक्सीनेशन के लिए भी अब ये कह दिया गया है, क्योंकि अब पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पाई, इसीलिए 1 मई से वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि बीता 1 साल आपको मिला, 1 साल में हमने पहली लहर में भी देखा कि दिल्ली की यही तस्वीर थी। दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी पहली लहर में सबसे ज्यादा था।
तो आखिर क्यों आप आईसीयू की तैयारी नहीं कर पाए, वेंटिलेटर्स की तैयारी नहीं कर पाए, बेड की तैयारी नहीं कर पाए? राधा स्वामी सत्संग व्यास आज आपको सपोर्ट कर रहा है, डीआरडीओ आपको सपोर्ट कर रहा है, तब जाकर आप बेड की व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं। जनता मर रही है। हालात ये हो गए हैं कि कोई एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है, कोई स्ट्रेचर पर दम तोड़ देता है, कोई बाहर दम तोड़ देता है, लेकिन प्रशासन को, सरकार को नहीं दिखाई देता है। जी, इस वक्त जो कोरोना से पीड़ित हैं, उन लोगों के दर्द को मैं इस तरह बयान करना चाहूंगा कि उन लोगों को अगर आज एम्बुलेंस चाहिए तो 2 से 3 किलोमीटर जाने के लिए भी उन्हें 5, 6, 7 हजार रुपए तक की कीमतें चुकानी पड़ रही है। अगर उन्हें दवाई चाहिए तो 10-10 गुना महंगे दामों पर उनको दवाई ब्लैक में मिल रही है। ये दिल्ली की तस्वीर इस वक्त दिल्ली में जो कोविड की विस्फोटक स्थिति है उसको बताने के लिए काफी है कि आखिर लोग किस तरह दिल्ली में इस स्थिति का चलिए गुलशन आएंगे आपके पास में। हमारे साथ 2 और सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुदीप के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुदीप, आज उत्तराखंड अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी राज्यों से, उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर ले, किसी और राज्य से बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी मामले जो बढ़ रहे हैं वो सरकार की, प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ आपको ये भी एक चीज बताऊं जो हमने खबरें कुछ दिनों पहले दिखाई कि कई जगहों पर वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, लेकिन यहाँ सीएमओ का ये कहना है कि हमारे पास प्रशासन नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है कि जहां देश भर में लोग मर रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, आपके पास सब कुछ है, फिर आपके पास स्टाफ नहीं है। जी सत्ता बिल्कुल ठीक कह रही है। उत्तराखंड को परिप्रेक्ष्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आंकड़ा मैं कैलकुलेट कर रहा था थोड़ी देर पहले, और शायद ये सही भी है कि उत्तराखंड संक्रमण के मामले में पूरे देश में 4थे नंबर पर पहुंच रहा है। राष्ट्रीय जो मृत्यु का औसत दर है वो भी अन्य राज्यों से ज्यादा है। जहां तक वेंटिलेटर की बात है तो बाबा बर्फानी अस्पताल हरिद्वार और रुड़की का जो जिक्र हुआ था, इस पर सरकार ने एक योजना स्ट्रीमलाइन की है स्टाफ के साथ, क्योंकि जो वेंटिलेटर और आईसीयू मशीनें जो चलती हैं इनको चलने के लिए 24/7 का एक तो स्टाफ चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यापक प्रॉपर व्यवस्था चाहिए जिसमें ऑक्सीजन बाधित ना हो। उत्तराखंड के लिहाज से ऑक्सीजन का क्राइसिस तो यहाँ है, पर दिल्ली या दूसरे राज्यों जैसी खराब स्थिति नहीं कही जा सकती। या लिंडे जैसा बड़ा प्लांट है, हरिद्वार रुड़की में संचालन हो रहा है दूसरी कंपनियों का, निजी रिफिलिंग भी हो रही है, और यह बात भी सही है कि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, खाली सिलेंडर लेकर उनमें ऑक्सीजन भराकर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिहाज से सरकार की एक चुनौती आज से यह भी हुई कि जो 1 मई से भारत सरकार का आदेश था कि 18 वर्ष व इससे अधिक उम्र के लोग जो 45 वर्ष तक की आयु के हैं वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन भारत सरकार देगी। लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीन ना पाने के कारण तो सचिव स्वास्थ्य को बताना पड़ा कि हम 3 से 4 दिन करीब लेट हो जाएंगे इस योजना में, क्योंकि वैक्सीन का इंतजार है। संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गति, जो दर संक्रमण की है उसके सापेक्ष जनसंख्या कम है, लिहाजा इसको ज्यादा विस्फोटक स्थिति माना जाना चाहिए। हालांकि सरकार भी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। देहरादून में ही बीते 9 दिनों में 800 बेड भी बढ़े हैं। जी सपना, चलिए आपके पास में लौटेंगे। सुदीप, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। रायपुर चलते हैं, सतीश बोध वहां मौजूद है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन शुरू की गई। और छत्तीसगढ़, ये समझने की जरूरत है कि वो राज्य है जहां वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या हम कोई और कहें कि यहाँ पर लगातार वैक्सीन पर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अब वैक्सीन यहां सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। अब जाकर समझ आया कि सियासत नहीं है, हमें वैक्सीन चाहिए। सतीश, आपके पास में आएंगे, अब वहां मौजूद है, तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन के लिए क्या इंतजाम किया गया। जी, आपको बता दें कि हम अभी वैक्सीनेशन सेंटर पे खड़े हैं। अभी जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, जो नर्सें हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन कुछ ही देरों में 11 बजे तक रायपुर एयरपोर्ट में वैक्सीनेशन आने की संभावना है, और लगभग 1,03,040 वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है कि सबसे पहले अंत्योदय जो कार्डधारी है, जो अति गरीब श्रेणी में जो लोग आते हैं, उनको पहला वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जो 18+ वाले हैं उनको, उसके बाद बीपीएल और उसके बाद एपीएल, ऐसा 3 श्रेणी छत्तीसगढ़ में सरकार ने बनाई है, जिससे जो 18+ वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 11 बजे तक रायपुर में वैक्सीनेशन पहुंचेगी, और उसके बाद तत्काल दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के लिए जो वैक्सीन है जो आ रही है वो रवाना होगी। उसके तुरंत बाद सारे संभागों में वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो जाएगा। आपको ये बता दो कि लगातार जो संक्रमण बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की मांग बहुत ज्यादा है, और लोगों में एक उत्साह है वैक्सीनेशन कराने के लिए।
तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर सारी तैयारियां सतीश, आप प्रशासन ने बातचीत कर रखी है। सकते हैं? आपके पीछे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर वो वैक्सीन लगवाना है तो आप जरा बातचीत करें, क्योंकि हमने देखा कुछ लोगों में डर था। पहले छत्तीसगढ़ में लोगों में डर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी, आपको बता दूं जो अभी हमारे साथ मौजूद है लोग, ये 45 से ऊपर वाले लोग हैं। अभी 11 और 12 के बाद जो 18 प्लस वाले लोग अभी आएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन के बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। वैक्सीनेशन जरूरी है और हर व्यक्ति को लगाना चाहिए और अपनी सोच को बदल करके लोगों को आगे आना चाहिए। क्या लोगों में एक भ्रम पैदा था कि वैक्सीनेशन ऐसा है कि वैक्सीनेशन से कोरोना हो जा रहा है या मौतें हो जा रही, इस पर क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन का भ्रम लोगों में ऐसा था कि लगाने के बाद किसी की तबीयत जैसे बिगड़ जा रही थी, किसी को बुखार आ रहा था, तो उसी के कारण भ्रम फैल रहा था। पर वो केस हर व्यक्ति के साथ नहीं है। किसी इक्के दुक्के को किसी को बुखार आ रहा है या किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो उसको देख करके उससे ना हटे। मैं यही चाहता हूँ और सबसे यही अपील करूंगा कि आप आगे आए और वैक्सीनेशन के उत्सव को और आगे बढ़ाएं। जी, हमारे साथ और कुछ लोग हैं और इनसे जानेंगे क्या भ्रम जो स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी वैक्सीनेशन को लेकर। आप अभी वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े, क्या कहना चाहिए? भ्रम तो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगवाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के तौर पे कि हमें वैक्सीनेशन लगाना है और इसको प्रमोट भी करना है। जी, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन जिस प्रकार आप अभी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नहीं आए, आप इंतजार कर रहे हैं, क्यों पहुंचे और क्यों जो भ्रम की स्थिति थी, क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। उससे अगर कुछ कोरोना के नजदीक आदमी जाता है तो इन्फेक्शन जो है वो नहीं बढ़ता है और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है उससे। तो ये बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन लगाना चाहिए, सभी को लगवाना चाहिए। ये सबका जो यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे उनका सबका कहना है कि वैक्सीनेशन जरूरी है जो कोरोना से बचाव के लिए। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। चलिए, देर आए दुरुस्त है, यहाँ के लोगों को समझ आया और अब अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुंबई चलते हैं आनंद गायकवाड़ के पास। आनंद, मुंबई में कितनी तस्वीर बदली है, क्योंकि हम हर बढ़ते दिन के साथ, हर एक नए सूरज के साथ इंतजार करते हैं हर दिन के साथ कि चलिए मुंबई से अच्छी खबर सामने आए, लेकिन आंकड़ा हर रोज वही होता है और डराता है ये आंकड़ा। ये बिल्कुल सही कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, अगर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जो सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। आपको बता दूं कि मुंबई में 3 दिन वैक्सीनेशन बंद रहेगा, ऐसा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र को जो संबोधन किया सोशल मीडिया के जरिए लाइव में, उन्होंने बताया कि 18 से 44 साल के जो जिनको मुफ्त में वैक्सीनेशन देना है आज से, उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है। लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या कम कर दी गई है क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन के डोज ही अवेलेबल नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाफकिन इंस्टीट्यूट जो तीसरी वैक्सीन बनाएगा देश में, उसका काम अभी प्रोग्रेस में है। केंद्र सरकार की तरफ से वो वैक्सीन बनाने के लिए हाफकिन इंस्टीट्यूट को काफी अच्छी राशि दी गई है। तो मुझे लगता है कि मुंबई के वैक्सीनेशन का जो समस्या है वो आने वाले कुछ दिनों में कम हो सकती है। चलिए, देखना है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या आने वाले दिनों में समस्या कम होती है या नहीं होती है। दिल्ली चलते हैं, गुलशन सैफी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, दिल्ली देश की राजधानी है, राजनीति का केंद्र है, सारे फैसले, शासन यहीं से चलता है, लेकिन हर बार दिल्ली को ही सहन करना पड़ता है। दिल्ली की ही स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ती है और ये हाल तब है जब केंद्र सरकार यही है, राज्य सरकार यही है, फिर भी सिस्टम यहां सबसे पहले ध्वस्त होता है। जी, सही कहा आपने कि केंद्र सरकार यही है, राज्य सरकार यही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार यही है या केंद्र सरकार यही है? दिल्ली की तस्वीर इस वक्त जो सामना कर रही है अपनी परेशानियों का, उसको बयान करने के लिए दिल्ली की जमीन पर उतरना जरूरी है। आज दिल्ली, अगर आप आंकड़ों में रोज अखबार को या दूसरे मेडिकल बुलेटिन माध्यम से लोग तलाशते हैं, किसी तरह आंकड़ों में कमी है, लेकिन ऐसे लगता है कि लगातार आंकड़े वही कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इन्फेक्शन रेट की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन रेट लगातार 32% से ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में सिर्फ एक राहत की बात ये नजर आती है कि जो इन्फेक्शन रेट 32 से 37% पर पहुंचा था, तब एक्सपर्ट का मानना था कि ये बढ़कर 40 को पार करके 45 तक जा सकता है। उसको रोकने में कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब रहे हैं, दिल्ली कामयाब रही है उसको रोकने में। और उस जो
संक्रमण इन्फेक्शन का रेट है वो 32% पर रुका हुआ है करीब करीब। ये एक राहत की खबर दिल्ली के लिए, इसके अलावा कोई राहत की खबर दिल्ली के लिए नजर नहीं आती। चलिए देहरादून चलते हैं। सुदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ से लगातार बने हुए। सुदीप, देहरादून में आप मौजूद हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हालात अगर कहीं खराब होते हैं तो वो देहरादून और हरिद्वार है। अब यहाँ कैसे आप देख रहे हैं कि प्रशासन की सख्ती बरती जा रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन जनता को लॉकडाउन का असली मतलब नहीं समझ आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तराखंड के लिए ये दोहरी मार है, कोरोना से तो लड़ना है लेकिन अपने आर्थिक गति से भी लड़ना है, क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है जो पर्यटन पर कितना ज्यादा निर्भर करता है हम सब अच्छे से जानते हैं। व्यापारियों में रोष है, लेकिन फिर भी व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं कि कोरोना से बच जाएं, उसके बाद हम अपना व्यापार करते रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया था कि उसकी शुरुआत राजधानी देहरादून से वीकली कर्फ्यू के साथ हुई है और वीकली कर्फ्यू को पहले 5 बजे तक दिया गया था। जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे कि दूध है, फल, सब्जी, पेट्रोल पंप इत्यादि को, पेट्रोल पंप और मेडिकल को रोका गया। बाकी सारी दुकानों को 2 बजे तक फाइनल किया गया कि उन्हें 2 बजे तक अपनी दुकान बंद करनी होगी जरूरी सेवाओं के लिए। अब कल से सख्ती और बढ़ाई गई है, ज्यादा चालान किए जा रहे हैं, ज्यादा वाहन सीज किए जा रहे हैं ताकि लोग बेवजह घरों से न निकलें। और पुलिस भी एक हेल्पिंग हैंड बनी है। अगर कोई घर पर अकेले है, उसे किसी दवा की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पुलिस ने उपलब्ध कराई है। कल हमने कुमाऊं के हल्द्वानी में देखा, जो राज्य की आपदा फोर्स है जिसको हम SDRF कहते हैं, उसने 8 शवों का अंतिम संस्कार भी कराया। ये ऐसे लोगों के शव थे जो कोरोना पीड़ित थे, कोरोना संक्रमित थे और इनके परिजन या तो तैयार नहीं थे या परिजन इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। इसलिए SDRF फोर्स का एक भी मानवीय चेहरा कल हमने देखा। जहां तक हरिद्वार की बात है, तो हरिद्वार में कुंभ की सूचना या कुंभ के अंतिम स्नान के साथ ही वहां भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिसकी शर्तें देहरादून की तरह ही की गई ताकि शासन के निर्देशों का पालन हो। हालांकि लोग सड़कों पर अभी भी बेवजह निकल रहे हैं और उनके बड़े जो कारण है, जो उनकी वजह है निकलने की, बड़ी चौंकाने वाली है कि साथ दूध लेने जा रहे हैं, अनाज लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, जबकि उतने वो जरूरतमंद लगते नहीं, क्योंकि जो पीड़ित जरूरतमंद होता है वो साफ तौर से समझ में आता है। पुलिस कुछ मानवता, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए भी हर आदमी का चालान या वाहन सीज नहीं कर रही है, लेकिन सख्त रुख दिखाते हुए राजधानी देहरादून में कल से यह संख्या बढ़ाई गई है चालान की और वाहन सीज करने की। आज शनिवार को शासन ने मुख्यमंत्री कोविड को लेकर एक महत्वपूर्ण हर वीक बैठक करते हैं, जिसमें आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। तो देखना होगा इस वीक की स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जो कोरोना कर्फ्यू आया है 1 वीक का, 1 सप्ताह का, वो फिलहाल आगे और बढ़ेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि जो प्रतिदिन उत्तराखंड में कोविड केसों का एवरेज है वो 5000 केसेस के आसपास ही हो रहा है। रायपुर चलते सतीश बोध के पास। सतीश, ये तो वैक्सीनेशन की बात हुई, लेकिन संक्रमण को लेकर अब सरकार कितनी सतर्क है, कितनी सख्ती बरती जा रही है? हर जगह लॉकडाउन का हमने हथियार देखा है कि अख्तियार किया गया है, यहाँ कैसे लॉकडाउन का सख्ती से पालन प्रशासन करा रहा है? आएंगे सतीश के पास, शायद उन्हें आवाज नहीं जा पा रही है, कोशिश करेंगे उन तक हमारी आवाज पहुंचे। मुंबई चलेंगे आनंद गायकवाड़ के पास। आनंद, हम बार बार यही कह रहे हैं कि मुंबई के लिए हम रोज प्रे करते हैं, रोज हम उम्मीद लगाते हैं कि आज मुंबई में हालात सुधरेंगे, लेकिन कमी एक होती है कि हम रोज ही देख रहे हैं, या तो हादसे हमें दिखाई देते हैं या फिर हम देखते हैं बढ़ता हुआ आंकड़ा दिखाई देता है। हम सिर्फ डेंसिटी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते कि डेंसिटी यहाँ की ज्यादा है इसीलिए यहाँ ऐसा हो रहा है। इससे आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि सरकार जब बनी थी तो आपने ये नहीं कहा था कि डेंसिटी ज्यादा थी तो हम यहाँ की सरकार नहीं बनाएंगे या प्रशासन नहीं यहाँ काम करेगा। यहाँ सख्ती बरतनी होगी, प्रशासन को जो जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल करना होगा कोरोना को रोकने के लिए। ये बिल्कुल सही। मुंबई के हालात ही दिन ब दिन आए बिगड़ते जा रहे हैं और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो सोशल मीडिया के जरिए लाइव किया, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम तीसरी लहर के कगार पे है, तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दिए। लेकिन पिछले 1 साल में 2 लहरें जो आई है, दूसरी लहर में हम अभी भी है, इससे कुछ सीख नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिनाई है कि हमने 1 साल में पिछले कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना ये आपकी जिम्मेवारी थी, इसी के लिए लोगों ने आपको चुन के दिया और आपने सरकार बनाई। तो जो काम के लिए आपको दिया गया वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े पूरे देश में कर रहे हैं। 800-900 के बीच में ही मौतों का आंकड़ा है 24 घंटों में। संक्रमण 60,000 के ऊपर जा रहा है। मुंबई का सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो है पूरी तरह से कोलैप्स है। मतलब मंथली अगर देखा जाए, सर्विस सेक्टर अगर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, तो 16,000 करोड़ का घाटा होगा। देश के जीडीपी में 5% शेयर जो है अकेले मुंबई शहर का है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। इस राजधानी को बनाने के
उसको इंटरनेशनल दर्जे का शहर बनाने की बातें की जाती है, जो मुंबई देश को बड़ा सबसे ज्यादा टैक्स देती है, उस मुंबई की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। यह ग्राउंड रियलिटी है। यही ग्राउंड रियलिटी है। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन आर्थिक राजधानी में हालात इतने खराब हैं तो समझा जा सकता है कि सिस्टम ने पहले तैयारियां क्या की थी। रायपुर चलेंगे, सतीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सतीश, मेरा सवाल यही था कि ये तो वैक्सीनेशन की बात हुई जहां आप मौजूद हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन कराया जा रहा है, यहाँ की जनता कितनी सख्ती से उसका पालन कर रही है? क्योंकि रायपुर में पहले भी हमने देखा था जब लॉकडाउन लगाया गया, बावजूद इसके लोग घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, सख्ती से पालन नहीं किया गया। नतीजा ये कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1 माह से लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में जिस प्रकार कलेक्टरों ने छूट दी है फेरी वालों को, राशन वालों को घर तक पहुंचाने का राशन और सब्जी, लेकिन कुछ लोग आज भी इस जो संक्रमण को समझ नहीं पा रहे और लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं। यही स्थिति, लोग सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकल जा रहे हैं और समूह बनाकर जो सब्जी बेच रहे वहां पर पहुंच रहे और संक्रमण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का असर कुछ एरिया में दिखता है, लेकिन अधिकांश जो लापरवाह लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, इसको अभी तक नहीं समझ पा रहे। इतनी बड़ी महामारी है तो लगातार लोग बाहर नहीं कर रहे, पुलिस समझाई करती है, चलानी कार्रवाई करती है, लेकिन उसका असर होता नजर नहीं आ रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, मार्केट में लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है, शादी समारोह हो रहे हैं जिसमें एक लिमिटेशन है कि आप लोग 20 से 25 लोग शादी में सम्मिलित होंगे, लेकिन 25 से ज्यादा लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति संभल रही थी फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सपना, चलिए आपके पास में लौटेंगे, सभी सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। एक बार फिर से हम आंकड़ा सामने रख देते हैं कि देश भर का आंकड़ा क्या निकल कर आया, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि बार बार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जो सरकार की चिंता को तो बढ़ा ही रहा है, आम जनता के सामने भी सवाल निशान खड़े करता है कि आखिर लापरवाही क्यों? जब आपको अपनी जान बचानी है, अपनों की जान बचानी है, तो लापरवाही आपको छोड़नी पड़ेगी। 4 लाख से ज्यादा आंकड़ा बीते 24 घंटे में सामने आया है, 34,000 से ज्यादा मामले यूपी में सामने आए हैं, महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 60,000 से ज्यादा, उत्तराखंड में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी 10,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये हर एक राज्य की तस्वीर है, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, हर राज्य से सवाल यही है कि आखिर आपने सिस्टम में रहकर कितनी तैयारी की थी 1 साल? जब आपको 1 साल मिला तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? सुदीप के पास जाएंगे इसी सवाल के साथ। सुदीप, उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है बाकी राज्यों के मुकाबले, हम मानते हैं, अच्छे से इस पूरी हम कहें कि कोरोना संक्रमण को टैकल कर रहा है। तीरथ सिंह रावत भी अच्छे से बार बार मीटिंग करते हैं, सर्वदलीय मीटिंग हो या फिर अपने सभी मंत्रियों के साथ हो, हम देख रहे हैं। लेकिन यहां पर भी सवाल खड़ा होता है, जब 1 साल आपको मिला, आपको आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सबकी व्यवस्था करनी थी, तो आपने क्यों नहीं की? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो संक्रमण की दर बढ़ी, पहले लहर में लोगों ने देखा कि मौत के आंकड़े में और दूसरी लहर में मौत के आंकड़े में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। पहली लहर में जहां ऑक्सीजन की कोई चर्चा नहीं थी, दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है। लोग प्राइवेट सिलेंडरों की व्यवस्था जैसे तैसे कर रहे हैं, मुंह मांगी कीमतों पर सिलेंडर लिया जा रहा है, मास्क और ऑक्सीमीटर जैसी चीजें मिलना दुर्लभ हो गया है। तो सरकार शायद कहीं ना कहीं समझ पाने में नाकाम रही। सरकार समझ नहीं पाई कि क्या इतनी बड़ी ये जो कोविड की संक्रमण है, इतना भयानक, इतना भयावह रूप ले सकता है। जहां तक पॉलिटिकली समझे तो राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता रही, मुख्यमंत्री राज्य के जो नए मिले, तीरथ सिंह रावत, उनको भी साथ कम ही समय मिला और आते ही चुनौतियां मिली। आते ही उनके साथ उनके सफल आयोजन की चुनौती थी, संक्रमण न बढ़े इसको भी देखना था और हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन करना था। इस चुनौती के साथ ही एकाएक कोविड विस्फोट होना, 4 धाम यात्रा का स्थगित होना, ये सारी वो चीजें जो सरकार के सामने चुनौती के रूप में आई। हालांकि फिर भी सरकार अपने चलिए सुदीप आएंगे आपके पास में। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमें सीतापुर से मिल रही है। आप सबका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीतापुर से खबर बता रहे हैं, जेल में बंद है आजम खां, संक्रमित हुए हैं वो भी। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से देख रहे हैं आप, जेल में बंद है आजम खां और संक्रमित हो चुके हैं। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम भी संक्रमित हुए हैं सीतापुर जेल में। 13 और कोरोना मरीज हैं। जेल प्रशासन ने 13 मरीजों को एक हॉल में रखा, अलग तन्हाई में किए गए आजम और अब्दुल्ला। जेल प्रशासन सीतापुर में हड़कंप मच गया है। तो बांदा जेल के बाद अब आप देखिए कि सीतापुर जेल में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। सलाखों के पास भी कोरोना पहुंच चुका है और यहाँ पर 13 संक्रमित मरीज हैं, जिनमें की सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी शामिल हैं।
जेल प्रशासन ने 13 और मरीजों को एक हॉल में रखा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।